दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं द कराटे किड्स नाम की इस मूवी के बारे में। यानी इस फ्रेंचाइजी पर पहले इस टाइटल से कई मूवीज़ हमें देखने को मिल चुकी है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 2024 में रिलीज़ होने वाली मूवी की द कराटे किड 2, जिसका टाइटल रखा गया है। वैसे तो 1986 में भी इसी टाइटल की पार्ट 2 नाम से एक मूवी आ रखी है, लेकिन वो एक जैसे नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ 2024 में आने वाली इस मूवी के बारे में। तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सेट कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। द कुंग फू किड यहाँ पुनर्निर्देशित है। अन्य उपयोगों के लिए कुंग फू किन बहुविकल्पी देखें। कराटे खिलाड़ी नाट्य विवोजन प्रोसर निर्देशक हेराल्ड ज्वार्ड। पटकथा की ए क्रिस्टोफर मर्फे। कहानी रॉबर्ट मार्क कामेन द्वारा उत्पादित। जेरी वेनेट्रोब, विल स्मिथ, जाना पिंकेट स्मिथ, जेम्स लेसिटर, केन स्टोविट। अभिनीत जैकी चैन, जेडन स्मिथ, तराजी पी इंसान। छायांकन रोजर प्रेट द्वारा संपादित जोएल नेग्रोन। संगीत दिया ए जेम्स हॉर्नर। उत्पादन कंपनियां कोलंबिया पिक्चर्स 1, 2, चाइना फिल्म ग्रुप 2, ओवरब्रुक एंटरटेनमेंट 3, 2, जेडब्ल्यू प्रोडक्शंस 3, 2 द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग 1, संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय EDKO चीन और हांगकांग 4। रिलीज की तारीख 11 जून 2010। कार्यकारी समय 140 मिनट 5 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका 1, चीन 1, हांगकांग 1। भाषा अंग्रेजी 1। बजट $40 मिलियन 6। बॉक्स ऑफिस $359.1 मिलियन 4। द कराटे किड 2010 की मार्शल आर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन हेराल्ड ज्वार्ट ने किया है और जेरी वेनेट्रोब, विल स्मिथ, जाना पिंकेट स्मिथ, जेम्स लेसिटर और केन स्टोविट्स द्वारा निर्मित। क्रिस्टोफर मर्फे द्वारा लिखित पटकथा पर आधारित। रॉबर्ट मार्क कामेन द्वारा परिकल्पित कहानी पर आधारित, जो पहली 3 कराटे किड फिल्मों के लेखक है। यह द कराटे किड फ्रेंचाइज की 5वीं फिल्म है और इसमें जेडन स्मिथ और जैकी चैन मुख्य भूमिकाओं में है, जबकि ताराजी पी हेंगसन, वेनवेन हान, झेनवेई वांग, ल्यूक कार्बेरी, झेंसू वू, जिहेंग वांग और यू रोंगगवांग सहायक भूमिकाओं में है। यह फिल्म मूल रूप से एक अलग रीमेक के रूप में काम करती है, जो अलग निरंतरता में और मूल फिल्म के समान कथा का अनुसरण करती है, लेकिन सेटिंग चीन में स्थानांतरित हो गई और मार्शल आर्ट फिल्म के शीर्षक के बावजूद कराटे से कुंग फू में बदल गई। यह 2024 तक नहीं था कि एक नई फिल्म सीक्वल की घोषणा की जाए जो 2025 में रिलीज के लिए विकास में है, जिसमें चैन अपनी भूमिका को दोहराते हैं। साथ ही राल्फ मचियो पहली 3 फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखला कोब्रा काई से अपनी भूमिका को दोहराते हैं, जिसने आधिकारिक तौर पर इस फिल्म को उसी काल्पनिक ब्रह्मांड में सेट किया और इस प्रकार द नेक्स्ट कराटे किड 1994 के बाद दूसरा स्टैंडअलोन सीक्वल बना। कहानी डेट्रायन, मिशिगन के 12 वर्षीय ड्रे पार्कर स्मिथ की है, जो अपनी विधवा माशेरी हेंसन के साथ बीजिंग, चीन में चला जाता है और पड़ोस के बदमाश चेंग झेनवेई वांग से उलझ जाता है। वह एक बूढ़े रखरखाव करने वाले व्यक्ति, श्री हान चान, के रूप में एक अप्रत्याशित सहयोगी बनाता है, जो एक कुंग फू मास्टर है जो उसे आत्मरक्षा के रेहे से सिखाता है। चीन, हांगकांग और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहनिर्माण है। इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी बीजिंग, चीन में हुई थी और फिल्मांकन जुलाई 2009 में शुरू हुआ और 16 अक्टूबर को समाप्त हुआ। जेम्स हॉर्नर ने फिल्म के संगीत की रचना की और उसका संचालन किया। कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा ओवरब्रुक एंटरटेनमेंट, JW प्रोडक्शंस और चाइना फिल्म ग्रुप के सहयोग से निर्मित द कराटे किड को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा 11 जून 2010 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म ने $40 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $359 मिलियन कमाए,
जिससे यह श्रृंखला की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कथा 12 साल का ड्रे पार्कर और उसकी विधवा मां शेरी एक कार फैक्ट्री में नौकरी का ट्रांसफर होने के बाद डेट्रॉइट से बीजिंग चले जाते हैं। वहां ड्रे की मुलाकात मेइंग से होती है, जो एक युवा वायलिन वादक है, और उसका ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता है। हालांकि चेंग, एक विद्रोही 14 वर्षीय कुंग फू प्रतिभा जिसका परिवार मेइंग के करीब है, लगातार ड्रे पर हमला करके, चिढ़ाकर और उसका विरोध करके उन्हें अलग रखता है। बदला लेने के लिए ड्रे फॉरबिडन सिटी की स्कूल फील्ड ट्रिप के बाद चेंग और उसके गिरोह पर गंदे पानी की एक बाल्टी फेंक देता है। क्रोधित होकर वे ड्रे का पीछा करते हैं, उन्हें घेर लेते हैं और एक गली में बेरहमी से पीटते हैं। मिस्टर हान, एक रखरखाव आदमी जिसे ड्रे अपने अपार्टमेंट में मरम्मत करने के बाद पहले से जानता था। हान ड्रे की चोटों को प्राचीन चीनी चिकित्सा पद्धति फायर कपिंग का उपयोग करके ठीक करता है। वह समझाता है कि चेंग और उसके दोस्त स्वाभाविक रूप से बुरे नहीं हैं, लेकिन उनके शिक्षक मास्टर ली ने उन्हें अपने दुश्मनों के प्रति निर्दयी होना सिखाया है। उत्सुक होकर ड्रे ने पूछा कि क्या हान उसे कुंग फू सिखा सकता है। पहले तो हान ने मना कर दिया, लेकिन अंततः शांति बनाने के लिए उसके साथ ली के फाइटिंग ड्रैगन स्टूडियो चला गया। ली ने शांति प्रस्ताव को कठोरता से ठुकरा दिया और ड्रे को चेंग के साथ लड़ाई के लिए चुनौती दी। इसके बजाय हान ने कहा कि ड्रे आगामी कुंग फू टूर्नामेंट में ली के सभी छात्रों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेगा। वह अनुरोध करता है कि उसके छात्र तब तक ड्रे को प्रशिक्षण के लिए अकेला छोड़ दें। ली अनिच्छा से स्वीकार करता है जब तक ड्रे टूर्नामेंट में दिखाई देता है। हान ड्रे को कुंग फू सिखाना शुरू करता है, उन हरकतों पर जोर देकर जो सामान्य तौर पर जीवन में लागू होती है। वह बताता है कि शांति और परिपक्वता, न कि घूंसे और शक्ति, कुंग फू में निपुणता प्राप्त करने की कुंजी है। हान ड्रे को बार बार उसकी जैकेट उतारने और उठाने के लिए कहता है। इसके माध्यम से ड्रे की मांसपेशियों की याददाश्त विकसित होती है। हान उसे वुडांग पहाड़ियों में एक ताओवादी मंदिर में ले जाता है, जहां ड्रे एक महिला को एक कोबरा से अपनी हरकतें दोहराते हुए देखता है और बाद में एक ताओवादी कुएं का पानी पीता है। कई हफ्तों के प्रशिक्षण के बाद हान ड्रे को एक दिन की छुट्टी देता है। ड्रे मेइंग से मिलने जाता है और उसे एक दिन मौजमस्ती के लिए स्कूल से छुट्टी लेने के लिए राजी करता है। इससे वह वायलिन के ऑडिशन के लिए लगभग देर हो जाती है। ड्रे फिर हान से मिलने जाता है, लेकिन उसे नशे में और उदास पाता है। जिस कार पर वह काम कर रहा था उसे तोड़ देता है। हान बताता है कि उसने सालों पहले इसी कार को दुर्घटनाग्रस्त किया था, जिसमें उसकी पत्नी झांग और 10 वर्षीय बेटे गोंग गोंग की मौत हो गई थी। हर साल वह दुर्घटना की सालगिरह पर कार को नष्ट कर देता है और खुद को सजा देने के लिए साल के बाकी दिनों में उसे ठीक करता है। ड्रे ने कड़ी मेहनत करने और अपने शिक्षक को उसके आघात से उबरने में मदद करने का फैसला किया। हान ड्रे को मेइंग और उसके पिता को मंदारिन में माफ़ी का एक नोट लिखने और सुनाने में मदद करता है, जो ड्रे की माफ़ी स्वीकार करता है। बदले में उसने कहा कि मेइंग ने ड्रे का समर्थन करने के लिए टूर्नामेंट में भाग लेने का वादा किया था और उनका परिवार कभी भी अपने वादों को नहीं तोड़ता। टूर्नामेंट में कम आत्मविश्वास वाले ड्रे ने अपने सभी विरोधियों को हराना शुरू कर दिया। क्रोधित होकर ली ने अपने अधिक सहानुभूतिपूर्ण छात्रों में से एक और ड्रे के उत्पीड़कों में से सबसे कम क्रूर लियांग को सेमीफाइनल में ड्रे को घायल करने का आदेश दिया। लियांग अनिच्छा से ड्रे के पैर पर कई वार करके ऐसा करता है। परिणामस्वरूप वह अयोग्य हो जाता है और ड्रे चेंग के खिलाफ फाइनल में पहुंच जाता है। ड्रे हान से आग कपिंग विधि के माध्यम से अपने पैर को ठीक करने की विनती करता है, यह महसूस करते हुए कि यह किसी और चीज से ज्यादा ड्रे के डर पर काबू पाने के बारे में है। हान उसकी बात मान लेता है। कारण विकास मूल कराटे किड का रीमेक 2008 के अंत में विकास में आया। 8-9 वैरायटी ने उस समय बताया कि विल स्मिथ द्वारा निर्मित की जाने वाली नई फिल्म को
जेडन स्मिथ के लिए एक स्टार वाहन के रूप में फिर से तैयार किया गया है और यह मूल कथानक से तत्वों को उधार लेगा, जिसमें एक बदमाश युवा एक विलक्षण गुरु की मदद से खुद के लिए खड़ा होना सीखता है। 10. जैकी चैन ने 2009 में लॉस एंजल्स चाइनाटाउन कॉन्सर्ट की भीड़ से कहा कि वह जेडन स्मिथ के शिक्षक के रूप में रीमेक को फिल्माने के लिए बीजिंग जा रहे हैं। 9. मूल शीर्षक को बनाए रखने के बावजूद 2010 की रीमेक में कराटे शामिल नहीं है, जो कि ओकिनावा, जापान से है, लेकिन चीन में कुंग फू सीखने वाले मुख्य चरित्र पर केंद्रित है। चैन ने साक्षात्कारकर्ताओं को बताया कि फिल्म के कलाकार आमतौर पर फिल्म को द कुंग फू किड के रूप में संदर्भित करते हैं और उनका मानना था कि फिल्म को केवल अमेरिका में द कराटे किड और चीन में द कुंग फू किड कहा जाएगा। 11. यह सिद्धांत पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में सही था, जहां फिल्म का शीर्षक द कुंग फू ड्रीम चीनी है। 12. जापान 13 और दक्षिण कोरिया 14 में दोनों देशों में 1984 की फिल्म के स्थानीय शीर्षक के बाद फिल्म का शीर्षक बेस्ट किन जापानी कोरियाई बेस्ट खीड रखा गया है। सोनी ने फिल्म का शीर्षक बदलने पर विचार किया था, लेकिन निर्माताओं में से एक जेरी वेनेट्रोब ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया। वेनेट्रोब मूल कराटे किड के भी निर्माता थे। 15. फिल्माने चीनी सरकार ने फिल्म निर्माताओं को फॉरबिडन सिटी, चीन की महान दीवार और वुडांग पर्वत तक पहुंच प्रदान की। कुछ अवसरों पर फिल्म निर्माताओं को उन निवासियों के साथ बातचीत करनी पड़ी जो फिल्मांकन गतिविधि के आदी नहीं थे। 16. फिल्म की शूटिंग जुलाई 2009 में शुरू हुई और 16 अक्टूबर 2009 को समाप्त हुई। संगीत मुख्य लेख द कराटे किड सारक आइसलैंडिक संगीतकार एटली ओरवर्सन को मूल रूप से फिल्म के स्कोर के लिए काम पर रखा गया था, लेकिन उनकी जगह अमेरिकी संगीतकार जेम्स हॉर्नर को लिया गया। द कराटे किड ने 2009 की फिल्म अवतार पर अपने काम के बाद स्कोरिंग में हॉर्नर की वापसी को चिह्नित किया। 17. स्कोर 15 जून 2010 को जारी किया गया था। 18. जस्टिन बीबर और जेडन स्मिथ ने फिल्म का आधिकारिक थीम गीत नेवर से नेवर रिकॉर्ड किया, जिसे एडम मेसिंगर, बीबर, ट्रेविस गारलैंड, ओमर रामबर्ट और अन्य ने लिखा और द मैसेंजर्स, एडम मेसिंगर और नासरी अटवे ने निर्मित किया। संगीत वीडियो 31 मई 2010 को जारी किया गया था। 19. फिल्म की शुरुआत जे सीन के डू यू रिमेंबर से हुई, जिसमें सीन पॉल और लिल जॉन ने अभिनय किया। फोर्ट माइनर के रिमेंबर द नेम को फिल्म के प्रचार के लिए ट्रेलर में इस्तेमाल किया गया था। AC/DC के बैक इन ब्लैक और रेड हॉट चिली पेपर्स के हायर ग्राउंड गीतों के कुछ हिस्सों का भी फिल्म में इस्तेमाल किया गया था। रेन के हिप सॉन्ग गाने का इस्तेमाल एशियाई देशों में प्रचार के लिए किया गया है और यह ट्रेलर में दिखाई दिया। संगीत वीडियो 22 मई 2010 को जारी किया गया था। 20. एडम लेविन की विशेषता वाले केनान के बैंग बैंग और जॉन मेयर के से को भी फिल्म में दिखाया गया है। 21. इसमें लेडी गागा का पोकर फेस, फ्लोरिडा का लो और गोरिल्लाज का डर्टी हैरी चीनी में प्रदर्शित भी शामिल है। फ्रेडेरिक चोपिन के नॉकटर्न नंबर 20 का संक्षिप्त रूप तारों के लिए व्यवस्थित मेइंग के वायलिन ऑडिशन दृश्य में प्रदर्शित किया गया है। साथ ही सर्गेई राचमानिनोफ के पियानो पर रिमस्की-कोर्साकोव की फ्लाइट ऑफ द बम्बलबी की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की गई है। मुक्त करना फिल्म का प्रीमियर 26 मई 2010 को शिकागो में हुआ, जिसमें जैकी चैन और जेडन स्मिथ ने भी अभिनय किया और विल स्मिथ ने भी एक संक्षिप्त आश्चर्यजनक उपस्थिति दर्ज कराई। 22. फिल्म के मुख्य भूमि चीन संस्करण में सेंसर द्वारा बदमाशी के दृश्यों को छोटा कर दिया गया था और एक चुंबन दृश्य को हटा दिया गया था। लॉस एंजल्स टाइम्स के जॉन हॉर्न ने कहा कि संपादन के परिणामस्वरूप अंततः 2 अलग-अलग फिल्में बनीं। 16. 23. होम मीडिया द कराटे किड को 5 अक्टूबर 2010 को सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा DVD और ब्लूरे पर रिलीज किया गया था
और इसे 14 मई 2013 को 4K ब्लूरे में मास्टर्ड पर रिलीज किया गया था। स्वागत। अहमियत भरा जवाब। समीक्षा एकत्रीकरण वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने 211 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 66% की स्वीकृति रेटिंग और 6.17/10 की औसत रेटिंग दी है। साइट के आलोचकों की आम सहमति में लिखा है, यह 1984 के संस्करण जितना शक्तिशाली नहीं हो सकता है, लेकिन 2010 का कराटे किड मूल पर आश्चर्यजनक रूप से संतोषजनक अपडेट देता है। 24 मेटाक्रिटिक, एक अन्य समीक्षा एग्रीगेटर, ने 37 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 61 का भारित औसत स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 25 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया, जो फ्रेंचाइजी में सबसे अधिक है। 26 एन हॉर्नरे ने जेडन स्मिथ को एक रहस्योद्घाटन के रूप में वर्णित किया, जो साबित करता है कि वह वंशवादी उदारता का मात्र लाभार्थी नहीं है। एक बच्चे के रूप में उदास, आत्मनिहित और किसी तरह विश्वसनीय, जिसके लिए चीजें आसानी से नहीं आती है, वह कभी भी यह एहसास नहीं कराता है कि वह पसंद किए जाने के लिए बेताब है। यही कारण है कि द कराटे किड खुद ही इतना पसंद किया जाने वाला बन जाता है। 27 शिकागो सन-टाइम्स के रोजर एबर्ट ने इसे सकारात्मक समीक्षा दी, फिल्म को 4 में से 3.5 स्टार दिए और इसे एक प्यारी और अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म कहा जो अपने पैरों पर खड़ी है। 28 यूएसए टुडे की क्लाउडिया पुइग और एंटरटेनमेंट वीकली के ओवेन ग्लीबरमैन ने फिल्म को B रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि जेडन स्मिथ और जैकी चैन के बीच की केमिस्ट्री फिल्म को आधार देती है, इसे ईमानदारी और मार्मिकता से भर देती है और यह फिल्म मज़ेदार और विश्वसनीय है। 29-30 स्लैंट मैगजीन के साइमन अब्राम्स ने फिल्म को 1.5 स्टार दिए और कहा कि पात्र इतने बड़े नहीं हैं कि वे अपने हार्मोन चालित खुद को साबित करने की ज़रूरत को पूरा कर सकें, और यह उम्र का अंतर भी एक बड़ी समस्या है जब बात उस रेंज की आती है जो ये बच्चे प्रोजेक्ट में लाते हैं, और कहा कि बाल विरोधी चेंग के चित्रण में एक अतिरंजित और अत्यधिक इस्तेमाल की गई मुखमुद्रा शामिल है, जो ऐसा लगता है कि यह मूल रूप से डॉल्फ लुंडग्रेन की हो सकती है, एक ऐसे बच्चे पर विशेष रूप से मूर्खतापूर्ण लगती है जिसने अभी तक दाढ़ी बनाना नहीं सीखा है। अंत में अब्राम्स ने कहा, सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ड्रेका मेइंग के साथ नवोदित रोमांस है। इन बच्चों की अभी युवावस्था नहीं आई है और वे पहले से ही एक दूसरे के लिए दीवाने हैं। 31 बॉक्स ऑफिस। यह फिल्म 11 जून 2010 को कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के 3663 सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। द कराटे किड ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया, जिसने $18.8 मिलियन की कमाई की और अपने शुरुआती सप्ताहांत में उत्तरी अमेरिका में $56 मिलियन 4 की कमाई की, जिसने द ए-टीम को पछाड़ दिया, जिसने उसी शुरुआती दिन अनुमानित $9.6 मिलियन और अपने शुरुआती सप्ताहांत में $26 मिलियन की कमाई की। 32 यह रिलीज के 101 दिनों के बाद 18 सितंबर को बंद हो गया, जिसने $40 मिलियन के मध्यम बजट पर पुरस्कार एवं नामांकन। पीपुल्स चॉइस अवार्ड्स 2011। 33 पसंदीदा पारिवारिक फिल्म नामांकित। पसंदीदा ऑन स्क्रीन टीम जेडन स्मिथ और जैकी चैन नामांकित। पसंदीदा एक्शन स्टार जैकी चैन जीता। 2011 किड्स चॉइस अवार्ड्स 34 पसंदीदा फिल्म जीता। पसंदीदा बटकीकर जैकी चैन जीता। पसंदीदा फिल्म अभिनेता जेडन स्मिथ नामांकित। 2011 MTV वीडियो म्यूजिक एड जापान 35 किसी फिल्म का सर्वश्रेष्ठ गीत जस्टिन बीबर द्वारा नेवर से नेवर, जिसमें जेडन स्मिथ भी शामिल है, नामांकित। 2011 MTV मूवी अवार्ड्स 36 सबसे बड़ा बदमाश स्टार जेडन स्मिथ नामांकित। 32वें युवा कलाकार पुरस्कार
37। फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अग्रणी युवा अभिनेता जेडन स्मिथ जीता 2010 टीन चॉइस अवार्ड्स 38। चॉइस समर मूवी नामांकित। अतिरिक्त फिल्म की रिलीज के कुछ समय बाद एक सीक्वल के विकास की घोषणा की गई जिसमें जेडन स्मिथ, जैकी चैन और तराजी पी. हेंसन सभी अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए नजर आएंगे। ब्रेक ईसन को शुरू में निर्देशन के लिए चुना गया था 39, लेकिन जून 2014 तक फिल्म को नए लेखक मिल गए और निर्देशक के रूप में ईसन को खो दिया। 40 अप्रैल 2017 में ईसन निर्देशक के रूप में वापस आ गए। 41 लेकिन अक्टूबर में चैन ने कहा कि फिल्म की शुरुआती स्क्रिप्ट अच्छी नहीं थी। 42 अगस्त 2023 में यह बताया गया कि जैकी चैन 2010 की फिल्म से अपनी भूमिका को एक नई कराटे किड फिल्म में दोहराएंगे। 43 उसी वर्ष नवंबर तक चैन आधिकारिक तौर पर राल्फ मजियो के साथ मिस्टर हान और डैनियल लारूसो की अपनी अपनी भूमिकाओं में कलाकारों में शामिल हो गए। स्टूडियो ने फिल्म के शीर्षक चरित्र के पुनरावृत्ति के रूप में अभिनय करने के लिए एक अभिनेता के लिए दुनिया भर में खुली कास्टिंग कॉल की घोषणा की। जोनाथन एंटविस्टल रॉब लिबर द्वारा लिखी गई एक स्क्रिप्ट से निर्देशक के रूप में काम करेंगे, जहां कथानक में चीन के एक किशोर को पूर्वी तट पर ले जाना और मार्शल आर्ट का अध्ययन करना शुरू करना शामिल होगा। करेन रोसेनफेल्ड फिल्म का निर्माण करेंगे, जिसमें मुख्य फोटोग्राफी वसंत 2024 में शुरू होने वाली है। 44 मूल रूप से 7 जून 2024 को रिलीज होने वाली थी। फिल्म को 2023 के लेखकों और अभिनेताओं की हड़ताल के परिणामस्वरूप 13 दिसंबर 2024 तक विलंबित कर दिया गया था। 46 हेराल्ड ज़्वार्ट, जन्म 1 जुलाई 1965, एक डच नॉर्वेजियन फिल्म निर्देशक है। 1 जीवन और पेशा। हालांकि नीदरलैंड में जन्मे ज़्वार्ट का पालन पोषण नॉर्वे के फ्रेडरिकस्टेड में हुआ था। 8 साल की उम्र में उन्होंने लघु फिल्में बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने एम्स्टर्डम में डच फिल्म अकादमी में भाग लिया, जहां उन्हें अपनी छात्र फिल्म गैब्रियल सरप्राइज के लिए बहुत प्रशंसा मिली। बाद में फिल्म को टेलीविजन पर दिखाया गया। कई पुरस्कार विजेता लघु फिल्मों, संगीत वीडियो और विज्ञापनों के अलावा उन्होंने एजेंट कोडी बैंक्स, 198 मैककूल्स, एमिल्टन और लैंग फ्लैट बॉलर 2 फिल्मों का निर्देशन किया। 2 वह नॉर्वे के फ्रेडरिकस्टेड शहर के फुटबॉल प्रशंसकों के बारे में एक नॉर्वेजियन फिल्म लॉन्ग फ्लैट बॉल्स के सहनिर्देशक और निर्माता भी है। यह फिल्म, जिसे अक्सर अधिक हंसी के साथ द फुल मोंटी के रूप में वर्णित किया जाता है, नॉर्वे में एक बड़ी हिट बन गई। उनकी अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म द कराटे किड है। उन्होंने नॉर्वेजियन बैंड एहा के लिए वेलवेट और फॉरएवर नॉट योर्स गीतों के लिए संगीत वीडियो भी निर्देशित किए। 2 उन्होंने एहा गायक मोर्टेन हार्केट के एकल रिलीज गीत ब्रदर के लिए संगीत वीडियो का भी निर्देशन किया। 3 वह वीडियो गेम श्रृंखला रोलर कोस्टर टाइकून पर आधारित सोनी पिक्चर्स एनिमेशन की लाइव एक्शन सीजी फीचर फिल्म का निर्देशन करने के लिए जुड़े हुए हैं। 4 और यूनिवर्सल पिक्चर्स की बाकुगन के निर्देशक के रूप में रणनीतिक गेम और एनीमे श्रृंखला बाकुगन बैटल ब्रॉलर्स पर आधारित एक फीचर फिल्म है। 5 फिल्मोग्राफी। लघु फिल्म। वर्ष, शीर्षक, निर्देशक, लेखक, टिप्पणियां। 1990 गैब्रियल का आश्चर्य, हा हा। 1992 व्याप, हा हा सफरही। 1993 गूल और बड़ा स्कॉगर, हा नहीं। 1996 हेट्टा, हा नहीं। 2018 सबसे अच्छे दुश्मन, हा नहीं, एमिली हूपर के साथ सहनिर्देशित। 2019 माता पिता इंक, हा नहीं। फीचर फिल्म। वर्ष, शीर्षक, निर्देशक, निर्माता। 1998 एमिल्टन, हा नहीं। 2001 मैककूल्स में एक रात, हा नहीं। 2003 एजेंट कोडी बैंक्स, हा नहीं। 2006 लंबे फ्लैट बॉलर, हा हा। 2008 लंबे फ्लैट बॉलर 2, हा हा। 2009 पिंक पैंथर 2, हा नहीं। 2010 कराटे खिलाड़ी, हा नहीं। 2013 द मोर्टल इंस्ट्रूमेंट्स, सिटी ऑफ बोन्स
6, 7, हाँ नहीं। 2017 12वां आदमी हाँ हाँ। 2022 लंबे फ्लैट बॉलर 3 हाँ नहीं। कहानीकार एजेंट कोडी बैंक्स 2, डेस्टिनेशन लंदन 2004। कार्यकारी निर्माता डेड स्नो 2009, रूमेन इनव्रायप 2009, वृत्तचित्र टॉमी टोनर 2010, कोंटिकी 2012, एहराब लघु अमुंडसेन 2019, कैरेवर 2020, ट्रोल 2022, क्रिसमस यो यूजुअल 2023। रॉबर्ट मार्क कामेन, जन्म 9 अक्टूबर 1947, एक अमेरिकी पटकथा लेखक है जिन्हें द कराटे किड फ्रेंचाइज के निर्माता के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ फ्रांसीसी फिल्म निर्माता ल्यूक बेसन के साथ उनके बाद के सहयोगों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें द फिफ्थ एलिमेंट मूल रूप से बेसन द्वारा तैयार और ट्रांसपोर्टर और टेकन फ्रेंचाइज की पटकथा शामिल है। वह अब कैलिफोर्निया के सोनोमा के पास अपने अंगूर के बागों से शराब का उत्पादन करते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा कामेन का जन्म 1947 में हुआ था। वे न्यूयॉर्क शहर के ब्रोंक्स में पले बढ़े। 1. उन्होंने 1969 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2. उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से अमेरिकी अध्ययन में पीएचडी प्राप्त की। 3. आजीविका कामेन फ्रांसीसी लेखक और निर्देशक ल्यूक बेसन के लगातार सहयोगी है, जिन्होंने द फिफ्थ एलिमेंट, द ट्रांसपोर्टर और टेकन सीरीज का सहनिर्माण किया था। दोनों ने पहली बार नताली पोर्टमैन और जीन रेनो थ्रिलर द प्रोफेशनल पर एक साथ काम किया था। द फिफ्थ एलिमेंट की सफलता के बाद बेसन ने कामेन को यूरोप में एक मिनी स्टूडियो बनाने के अपने लक्ष्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। ऐसी फिल्में जो यात्रा करेंगी, अंतर्राष्ट्रीय फिल्में, आप जानते हैं, एक्शन फिल्में। 4. कराटे खिलाड़ी कराटे किड कामेन के जीवन पर आधारित एक अर्धात्मकथात्मक कहानी है। जब कामेन 17 वर्ष के थे, तो 1964 के न्यूयॉर्क विश्व मेले के बाद गुंडों के एक गिरोह ने उनकी पिटाई कर दी थी। इस प्रकार उन्होंने खुद का बचाव करने के लिए मार्शल आर्ट का अध्ययन करना शुरू कर दिया। 5. कामेन अपने पहले शिक्षक से नाखुश थे जिन्होंने हिंसा और बदला लेने के लिए मार्शल आर्ट को एक उपकरण के रूप में सिखाया था। 5. वह एक शिक्षक के तहत ओकिनावान गोजुर्यू कराटे का अध्ययन करने चले गए, जो अंग्रेजी नहीं बोलते थे लेकिन खुद चोजुन मियागी के छात्र थे। 5. हॉलीवुड के पटकथा लेखक के रूप में कामेन को फ्रैंक प्राइस ने सलाह दी थी, जिन्होंने उन्हें बताया कि निर्माता जेरी वेनट्रोब ने एक एकल मां के छोटे बच्चे के बारे में एक समाचार लेख का विकल्प चुना था, जिसने पड़ोस के गुंडों से खुद का बचाव करने के लिए ब्लैक बेल्ट अर्जित किया था। फिर कामेन ने अपने जीवन की कहानी को समाचार लेख के साथ जोड़ा और दोनों का उपयोग द कराटे किड की पटकथा बनाने के लिए किया। 5. डीसी कॉमिक्स में कराटे किड नाम का एक पात्र था। फिल्म निर्माताओं को पहली फिल्म और बाद की सीक्वल के लिए शीर्षक का उपयोग करने के लिए 1984 में डीसी कॉमिक्स से विशेष अनुमति मिली। 6. अंगूर के बागों 1980 में अपनी पहली पटकथा, जो कभी निर्मित नहीं हुई, के लिए $1,35,000 का भुगतान किए जाने के बाद कामेन ने चेक का उपयोग कैलिफोर्निया के सोनोमा काउंटी में सोनोमा के उत्तर में मायाकामास पहाड़ों की पश्चिमी ढलानों पर 280 एकड़ चट्टानी भूमि खरीदने के लिए किया। उन्होंने 1981 में 46 एकड़ जमीन को अंगूर के बाग में बदलने के लिए वाइनग्रोवर फिल कॉडुरी को काम पर रखा। 1984 में पहले अंगूर स्थानीय वाइनमेकर्स को बेचे गए। 1996 में आग लगने से आधा अंगूर का बाग नष्ट हो गया। कामेन ने अंगूर के बाग को फिर से लगाया और 1999 में उन्होंने अपनी पहली कामेन ब्रांडेड वाइन, कैबरनेट सॉविनन की बोतलें भरीं। 2002 में कामेन ने अपनी वाइन तैयार करने के लिए मार्क हेरोल्ड को काम पर रखा। 7. फिल्मोग्राफी लेखक टैप्स 1981, स्प्लिट इमेज 1982, द कराटे किड 1984, द कराटे किड पार्ट 2 1986,
The Karate Kid Part 3, 1989, Gladiator, 1992, The Power of One, 1992, Lethal Weapon 3, 1992, बादलों में सैर, 1995, The Fifth Element, 1997, Kiss of the Dragon, 2001, The Transporter, 2002, Transporter 2, 2005, Bandidas, 2006, Taken, 2008, Transporter 3, 2008, The Karate Kid, 2010, केवल कहानी, कोलंबियाना, 2011, टेकन 2, 2012, टेकन 3, 2014, द वॉरियर्स गेट, 2016, एंजल हैज फॉलन, 2019, बिना श्रेय के पुनर्लेखन, द पनिशर, 1989, निर्माता के रूप में श्रेय दिया गया, अंडर सीज, 8, 1992, द फ्यूजिटिव, 1993, द डेविल्स ओन, 9, 10, 1997, द डेविल्स एडवोकेट, 8, 1997, रिशेयर ऑर्निवार्ड, लेफ्ट लगेज, 1998, रिसीव, 2014, कलात्मक सलाहकार, अनलीश्ड, 2005, क्रिएटिव कंसल्टेंट भी, ब्रिक मैंशंस, 2014, जेम्स लेसिटर एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और टैलेंट एजेंट है। उन्होंने 1998 में प्रोडक्शन कंपनी ओवरब्रुक एंटरटेनमेंट की सहस्थापना करने से पहले अमेरिकी रैपर और अभिनेता विल स्मिथ के प्रबंधक के रूप में काम किया। स्मिथ के व्यावसायिक साझेदार लेसिटर ने कई फिल्मों का सहनिर्माण किया है जिनमें उन्होंने अभिनय किया है। इससे पहले उन्होंने 1991 में जारोला आर्टिस्ट मैनेजमेंट और 2002 में ब्रुकसाइड आर्टिस्ट मैनेजमेंट की स्थापना की थी। 1. आजीविका। लेसिटर ने मियामी विश्वविद्यालय और टेम्पल विश्वविद्यालय में भाग लिया और जेजी जेफ टाउनेस से मित्रता की, जो जल्द ही अभिनेता बनने वाले विल स्मिथ के साथ रैप जोड़ी में थे। लेसिटर स्मिथ से परिचित हुए और उनके रोड मैनेजर बन गए। लेसिटर ने कुछ समय के लिए हैंडप्रिंट और द फर्म सहित अन्य कंपनियों के साथ काम किया, लेकिन अंततः स्मिथ को पूर्णकालिक रूप से प्रबंधित करने पर ध्यान केंद्रित किया, साथ ही उनके व्यापारिक भागीदार के रूप में भी काम किया। लेसिटर और स्मिथ ने 1998 में ओवरब्रुक एंटरटेनमेंट का गठन किया, एक प्रोडक्शन कंपनी जिसने हिच और एटीएल सहित फिल्मों का निर्माण किया है। हालांकि ओवरब्रुक का यूनिवर्सल स्टूडियो के साथ फिल्में बनाने का सौदा था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और कंपनी को सोनी के पास ले जाया गया। इस जोड़ी ने अपने प्रत्येक प्रोडक्शन को एक अलग विदेशी बाजार में बेचने की कोशिश की, रूस में आई, रोबोट और दक्षिण अफ्रीका में अली का प्रचार किया। 2. फिल्मोग्राफी। जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए, वे सभी फिल्मों में निर्माता थे। जेडन क्रिस्टोफर सायर स्मिथ, जन्म 8 जुलाई 1998, एक अमेरिकी रैपर और अभिनेता है। जाना पिंकेट स्मिथ और विल स्मिथ के बेटे, उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें टीन चॉइस अवार्ड, MTV मूवी अवार्ड, BET अवार्ड और यंग आर्टिस्ट अवार्ड शामिल है। उन्हें ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकन मिला है, और उन्होंने 2 नाक इमेज अवार्ड और एक एम्पायर अवार्ड जीता है। स्मिथ ने अपने पिता विल के साथ 2006 की फिल्म द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, और वह अपने पिता के साथ 2013 की फिल्म आफ्टर अर्थ में एक बार फिर दिखाई दिए। उन्होंने कीनू रीव्स के साथ रीमेक फिल्म द डे द अर्थ स्टूड स्टिल, 2008, और जैकी चैन के साथ द कराटे किड, 2010, में भी अभिनय किया। 3 साल के अंतराल के बाद उन्होंने 2016 में अभिनय में वापसी की, 2 भाग की नेटफ्लिक्स सीरीज द गेट डाउन में अभिनय किया और कंपनी की एनीमे सीरीज नियो योकियो में आवाज दी। 7. एक रिकॉर्डिंग कलाकार के रूप में, स्मिथ ने पहली बार कनाडाई गायक जस्टिन बीबर के 2010 के एकल नेवर से नेवर में अतिथि प्रदर्शन किया। द कराटे किड के साथ साउंड ट्रैक के लिए रिलीज किया गया। 8. यह गीत बिलबोर्ड हॉट 100 के शीर्ष 10 में पहुंचा और रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका
RIAA द्वारा क्विंटुपल प्लेटिनम प्रमाणन प्राप्त किया। बाद में उन्होंने CTV 2, 2014 सहित कई मिक्सटेप जारी किए। 3 साल के काम के प्रयास के बाद उन्होंने अपना पहला स्टूडियो एल्बम सायर 2017 जारी करने के लिए रॉक नेशन और इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स के साथ हस्ताक्षर किए। यह बिलबोर्ड 200 पर 24वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि उनका दूसरा और तीसरा एल्बम अरेइस 2019 10 प्रारंभिक जीवन। जेडन क्रिस्टोफर सायर स्मिथ का जन्म 8 जुलाई 1998 को कैलिफोर्निया के मालिबू में हुआ था। 11 वे अभिनेता जाडा पिंक स्मिथ और विल स्मिथ के बेटे हैं। उनका एक बड़ा सौतेला भाई ट्रे स्मिथ B 1992 12 और एक छोटी बहन विलो स्मिथ B 2000 है। 13 अपने माता-पिता द्वारा होमस्कूल किए जाने से पहले उन्होंने न्यू विलेज लीडरशिप अकादमी में पढ़ाई की। 14 बड़े होने पर उनकी प्रसिद्धि और उनके परिवार की सेलिब्रिटी स्थिति ने उन्हें एक सामान्य बचपन जीने से रोक दिया, जिसके बारे में उन्होंने विस्तार से बात की है। 15 उन्होंने स्केटबोर्डिंग शुरू की। 16 स्मिथ और उनके भाई बहन प्रोजेक्ट ज़ाम्बी के युवा राजदूत थे, जो हैस्ब्रो के साथ मिलकर एड्स से अनाथ हुए ज़ाम्बियन बच्चों की मदद करता है। 18 आजीविका अभिनय। स्मिथ 2010 में स्मिथ ने 2006 की फिल्म द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में क्रिस्टोफर के रूप में अपनी प्रमुख भूमिका की शुरुआत की, जो विल स्मिथ के चरित्र क्रिस गार्डनर का बेटा था। 19 इस भूमिका के लिए उन्होंने 2007 MTV मूवी अवार्ड्स में ब्रेकथ्रू परफॉर्मेंस अवार्ड जीता। वह अगली बार 2008 की स्कॉट डेरिक्सन साइंस फिक्शन फिल्म द डे द अर्थ स्टूड स्टिल में जैकब के रूप में दिखाई दिए। 19 जो इसी नाम की 1951 की क्लासिक फिल्म का रीमेक थी। 2010 में जैकी चैन के साथ स्मिथ ने द कराटे किड में अभिनय किया, जो 1984 की फिल्म की रीमेक थी। 20 मई 2013 में विल स्मिथ और जेडन ने आफ्टर अर्थ में पिता और पुत्र की भूमिका में एक साथ अभिनय किया। 2014 में यह घोषणा की गई कि स्मिथ जैकी चैन के साथ सीक्वल कराटे किड 2 के लिए वापसी करेंगे, जिसका निर्देशन ब्रेक आइजनर द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्माण जेम्स लेसिटर और विल स्मिथ द्वारा किया जाएगा और जैक पेन द्वारा लिखा जाएगा। 21 अप्रैल 2014 में स्मिथ को जेम्स मैकब्राइड के 2013 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित फिल्म द गुड लॉर्ड बर्ड में कास्ट किया गया। स्मिथ ने हेनरी शेकलफोर्ड की भूमिका निभाई है, जो 1857 में कैंसस क्षेत्र में रहने वाला एक युवा गुलाम है, जिसका सामना उन्मूलनवादी जॉन ब्राउन से होता है। 22 स्मिथ ने अपने मिक्सटअप कूल टेप वॉल्यूम 2 की रिलीज के बाद संगीत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अभिनय से ब्रेक लिया। फिर वह 2017 में नेटफ्लिक्स ओरिजिनल द गेट डाउन में अभिनय करने के लिए लौटे। 23-24 उन्होंने नियो योकियो 25 में एक आवाज अभिनय भूमिका और नैशविले में खुद की भूमिका भी निभाई। अभिनय से अपने ब्रेक पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, मुझे जिस तरह की भूमिकाएं ऑफर की जा रही थीं, वे बिल्कुल वैसी नहीं थीं जैसी मैं तलाश रहा था। ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं लगा जिसकी मुझे जरूरत थी जब तक कि यह साथ नहीं आया। 26 स्मिथ स्केटबोर्डिंग पर आधारित एक फिल्म की घोषणा के साथ फिल्मों में अभिनय में लौट आए हैं। 27-21 जून 2018 को क्रिस्टल मोसेले की स्केट किचन ने स्मिथ के मुख्य किरदार के साथ अपना पहला आधिकारिक ट्रेलर जारी किया। 28 इसे विंटर 2017 में सनडांस में स्क्रीनिंग के बाद 10 अगस्त 2018 को रिलीज किया गया था। 29 2020 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा लाइफ इन ए ईयर में कारा डेलेविंगने के साथ अभिनय किया, जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली। 2010 में स्मिथ ने कनाडाई गायक जस्टिन बीबर के साथ नेवर से नेवर गाने में रैप किया। 8 यह बिलबोर्ड हॉट 131 पर नंबर 8 पर पहुंच गया और अमेरिका में 5 प्लेटिनम प्रमाणित किया गया। 32 1 अक्टूबर 2012 को स्मिथ ने अपना पहला मिक्सटेप द कूल कैफे रिलीज किया।
33 उन्होंने 8 नवंबर 2014 को द कूल कैफे का सीक्वल रिलीज किया, जिसका शीर्षक CTV 2 था। 34 स्मिथ ने 2014 में अपने डेब्यू स्टूडियो एल्बम पर काम करना शुरू किया, एक प्रक्रिया जिसमें 3 साल लगे। 35 उन्होंने दिसंबर 2016 में घोषणा की कि इसका शीर्षक सायर होगा। 36 37 सायर का प्रमुख एकल फॉलन 5 दिसंबर 2016 को जारी किया गया था। 38 3 और एकल रिलीज किए गए, बैटमैन और वॉच मी 14 जुलाई 2017 को और फाल्कन 16 नवंबर को। 39 40 41 सायर 17 नवंबर 2017 को जारी किया गया था और US बिलबोर्ड 200 पर 24 पर शुरुआत की। 42 43 44 आइकॉन उसी दिन एकल के रूप में जारी किया गया था। 45 और बबलिंग अंडर हॉट 100 एकल चार्ट पर नंबर 3 पर पहुंच गया। 46 47 बाद में स्मिथ ने घोषणा की कि सायर के बाद उनका अगला प्रोजेक्ट 14 दिसंबर 2017 को एरिस शीर्षक से होगा। 48 एक अन्य परियोजना सायर द इलेक्ट्रिक एल्बम को बाद में ट्विटर के माध्यम से छेड़ा गया था। परियोजना की रिलीज की ओर अग्रसर स्मिथ ने क्रिश्चियन रिच की विशेषता वाला एकल घोस्ट रिलीज किया। 49 8 जुलाई 2018 को स्मिथ ने अपने 20वें जन्मदिन पर इंस्टाग्राम पर विशेष रूप से परियोजना जारी की। 50 परियोजना को 4 दिन बाद स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों पर जारी किया गया। 51 सायर द इलेक्ट्रिक एल्बम स्मिथ के स्टूडियो एल्बम सायर का गिटार केंद्रित पुनर्रचना है और यह जिमी हेंड्रिक्स और द बीटल्स के सार्जेंट पेपर के लोनली हार्ट्स क्लब बैंड से प्रभावित है। 30 जुलाई 2018 को स्मिथ को जे कोल के केओडी टूर के दौरान यंग ठग और अर्थ गैंग 53 के साथ एक ओपनर के रूप में घोषित किया गया और 2 अगस्त को लोलापालूजा में पहली बार प्रदर्शन किया गया। 51 स्मिथ के प्रभावों में से एक किरक्यूरी ने कहा कि वह स्मिथ के साथ एक एल्बम बनाना चाहेंगे, जिसका स्मिथ ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वह 21 अगस्त 2018 को एक साक्षात्कार के दौरान भविष्य में ऐसा करना चाहेंगे। 56 मार्च 2019 तक जेडन का प्रबंधन विल स्मिथ की प्रबंधन कंपनी वेस्टब्रुक एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था, जब एक स्थापित प्रबंधन फर्म 360 ने वेस्टब्रुक का अधिग्रहण कर लिया। 57 अधिग्रहण के बाद 24 जुलाई 2020 को स्मिथ ने अपने तीसरे एल्बम CTV 3 कूल टेप वॉल्यूम 3 से एकल केबिन फीवर जारी किया, जिसे उन्होंने पिछले कूल टेपों की त्रयी का पूरा होना और एक ही समय में सायर और एरीज की त्रयी को भी पूरा करना बताया। 58 एल्बम में स्मिथ के दोस्त और पिछले सहयोगी जस्टिन बीबर के साथ फॉलिंग फॉर यू गीत पर एक सहयोग शामिल है। 59 21 जून 2021 को जेडन ने एकल बाय जारी किया। संगीत कला और प्रभाव स्मिथ के प्रभावों में किरक्यूरी, कान्ये वेस्ट, कर्ट कोबेन और टाइको शामिल है। 60 वह अपने पिता विल स्मिथ को भी एक प्रेरणा मानते हैं। कहते हैं, उन्होंने संगीत से शुरुआत की और फिल्मों में बदलाव किया। मैंने फिल्मों से शुरुआत की और फिर मैं संगीत बनाने में जुट गया। मैं उन्हें देखता हूं और इसे एक खाका के रूप में उपयोग करता हूं कि वह कितने अच्छे व्यक्ति है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह सफलता जो उन्होंने हासिल की है। 60 अन्य उद्यम GQ ने स्मिथ को फैशन के मामले में अपनी ही लीग में और फैशन को पूरी तरह से अलग स्तर पर ले जाने वाले सुपरस्टार के रूप में वर्णित किया। 61 62 फैशन की बात आने पर स्मिथ ने टाइलर द क्रिएटर, बैटमैन और पोसीडॉन को अपना आइकन कहा है। 63 स्मिथ ने कहा कि टाइलर द क्रिएटर ने उन्हें ब्रांड सुप्रीम से परिचित कराया। 64 बैटमैन के गहरे गॉथिक दृश्यों ने उनके ब्रांड MSFTS रिप 63 के माध्यम से उनके द्वारा बनाए गए कपड़ों और उनकी व्यक्तिगत कपड़ों की शैली को प्रभावित किया है, जिसमें कान्ये वेस्ट और किम कार्दशियन की शादी और उनके प्रोम में बैटमैन सुरक्षात्मक कवच पहनना शामिल है। 65 66
MSFTA रोप की रेंज में हुडी, टी शर्ट, पतलून और बनियान शामिल है। मई 2016 में स्मिथ ने लुई वुइटन के लिए एक महिला परिधान अभियान में स्कर्ट पहनकर मॉडलिंग की। 68 स्कर्ट पहनने के अपने विकल्प के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि वह बदमाशी का मुकाबला करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा, 5 साल में जब कोई बच्चा स्कर्ट पहनकर स्कूल जाएगा तो उसकी पिटाई नहीं होगी और बच्चे उस पर गुस्सा नहीं करेंगे। 69 स्मिथ ने 2016 के बाकी दिनों में भी महिलाओं के परिधान पहनना जारी रखा। 70 वह लुई वुइटन के लिए महिलाओं के परिधानों का मॉडल बनाने वाले पहले पुरुष मॉडल थे। 71 उन्होंने 2018 में फैशन ब्रांड जी स्टार के साथ एक डेनिम लाइन बनाई। 73 स्मिथ 12 साल की उम्र से ही स्प्रिंग वाटर कंपनी जस्ट वाटर 74 में भागीदार रहे हैं। 75 जस्ट वाटर एक ऐसा जल निस्पंदन सिस्टम बनाने का प्रयास कर रहा है जिसे कोई भी खरीद सकता है, जिसका उपयोग गरीब क्षेत्रों और देशों में किया जा सकता है। 76 वे पानी के बुनियादी ढांचे में भी मदद करना चाहते हैं और अपने स्वयं के ड्राईवॉल का उत्पादन करके अधिक पर्यावरण के अनुकूल निर्माण विधियां बनाना चाहते हैं। 76 जस्ट वाटर को आधिकारिक तौर पर 27 अगस्त 2018 को यूके में लॉन्च किया गया। 77 व्यक्तिगत जीवन जेडन स्मिथ के पिता विल ने खुलासा किया कि उनके बेटे ने अपने 15वें जन्मदिन के उपहार के रूप में अपने माता-पिता की सहमति के बिना मुक्ति का फैसला मांगा था। विल ने मीडिया को बताया कि जेडन की प्राथमिक प्रेरणा अपना खुद का घर बनाना था और यह भी बताया कि उनके बच्चों को सख्त पालन पोषण नहीं दिया जाता। हम आमतौर पर सजा में विश्वास नहीं करते हैं। जब से जेडन 5 या 6 साल का हुआ, हम उसे बैठाते थे और उसे बस यह बताना होता था कि उसने जो किया वह उसके जीवन के लिए सही था। 78 हालांकि स्मिथ और उनके पिता 15 मई 2013 को द एलेन डीजेनरेस शो में एक साथ दिखाई दिए, जहां जेडन ने कहा, जो चीज़ लोगों को नहीं मिलती वो ये है कि उनके घर पर सब कुछ मुफ्त है। इसलिए मैं उनके घर पर कुछ भी और सब कुछ पा सकता हूँ, इसलिए मैं वहाँ 20-30 और साल रहने वाला हूँ। वह विल स्मिथ कहते हैं कि जैसे ही मेरे पास उनकी किसी फिल्म से बड़ी फिल्म होगी, मैं अपना खुद का घर ले सकता हूँ। जून 2017 में स्मिथ अपने माता-पिता के घर से निकलकर हिडन हिल्स में $4 मिलियन के घर में चले गए। 80 स्मिथ कई षड्यंत्र सिद्धांतों 81 की सदस्यता लेते हैं और उनके बारे में ट्वीट भेजते हैं, जिनमें इल्यूमिनाती 82, 83 और केमट्रेल्स शामिल है। 84 2013 में स्मिथ ने पारंपरिक शिक्षा की आलोचना की और लोगों को स्कूल छोड़ने की सलाह दी। 14 पब्लिक स्कूल जाने वाले किशोरों के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, सामान्य स्कूल जाने वाले बच्चे बहुत किशोर होते हैं, बहुत चिड़चिड़े होते हैं। 85 स्मिथ ने 2015 से 2017 तक सारा स्नाइडर को डेट किया। 86 उन्होंने स्मिथ के डेब्यू एल्बम साइर के कई गानों को प्रेरित किया। 87 स्मिथ शाकाहारी है। 88 उन्होंने बेघर लोगों के लिए मुफ्त शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराने वाला एक मोबाइल रेस्तरां शुरू किया, लेकिन जहां अन्य लोग भुगतान करते हैं। 89 उनके शाकाहारी जीवनशैली के कारण उनके माता-पिता को उनके स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट के बाद हस्तक्षेप करना पड़ा। बाद में उन्हें लैक्टोज असहिष्णुता और सीलिएक रोग का पता चला। बाद में वे शाकाहार पर लौट आए। 91 नवंबर 2018 की शुरुआत में स्मिथ ने दावा किया है कि रैपर टाइलर, द क्रिएटर उसका बॉयफ्रेंड है। 92 टाइलर, जो उभयलिंगी है, ने इस दावे से इनकार किया। 94 2019 में एरीज के गाने नोइज में टाइलर ने रैप करते हुए खुलासा किया कि उनके रिश्ते के दावे व्यंग्यात्मक थे। 95 स्मिथ को पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देने वाले लोकप्रिय मीडिया में उनके काम के लिए एक गैरबाइनरी आइकन कहा जाता है। 96 97
उन्हें अक्सर लिंगतरल कपड़ों में देखा जाता है। 98 कपड़े, स्कर्ट और ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए। 99 2016 में अपने वोग कोरिया संपादकीय के लिए उन्होंने पारंपरिक रूप से महिला पोशाक पहनी थी, एक काली स्कर्ट, नीली नेल पॉलिश और बालों में एक फूल। 100 उन्होंने सार्वजनिक टिप्पणियां की है, जैसे अगर मैं एक पोशाक पहनना चाहता हूं तो मैं पहनूंगा और यह नई लहर स्थापित करेगा। 101 उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्य रूप से बच्चों को स्कूलों में कम परेशान करने में मदद करने के लिए स्कर्ट पहनी थी। 102 2023 में फेसबुक पोस्ट और यूट्यूब वीडियो में दावा किया गया कि स्मिथ की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद स्मिथ ऑनलाइन मौत की अफवाह का विषय बन गए। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में दावा किया गया कि विल स्मिथ ने सार्वजनिक रूप से अपने बेटे की मृत्यु की घोषणा की। इसके परिणामस्वरूप प्रशंसकों ने गूगल पर सर्च किया कि जेडन की मृत्यु हुई है या नहीं। कई पोस्ट में उन्हें केवल 15 वर्ष का बताया गया। 103 डिस्कोग्राफी। मुख्य लेख, जेडन स्मिथ डिस्कोग्राफी। स्टूडियो एल्बम, सायर 2017, एरिस 2019, CTV 3, कूल टेप वॉल्यूम 3 2020। टूर्स, विकिया अखार्टरा, विजन टूर, एक उत्तरी अमेरिकी यात्रा 2018। सर्शरेक, विलो और एरिस टूर, विलो स्मिथ के साथ 2019। सहायक, फॉल आउट बॉय, मेनिया टूर 2017। जे कोल, केओडी टूर 2018। पोस्ट मेलोन, बियर बोंक्सा और बेंटले टूर 2019। टाइलर, द क्रिएटर, आइगर टूर 2019। जस्टिन बीबर, जस्टिस वर्ल्ड टूर 2022। किड क्यूडी, इंसानो वर्ल्ड टूर 2024। ताराजी पेंडा हेंसन, बटा TRDI बटा टी रेड जी, जन्म 11 सितंबर 1970, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के साथ साथ एक अकादमी पुरस्कार, एक टोनी पुरस्कार और 6 एमी पुरस्कार, 4 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन सहित शामिल है। 2016 और 2024 में टाइम ने हेंसन को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बताया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अभिनय का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपराध फिल्म स्ट्रीटवाइज 1998 से फिल्मी करियर की शुरुआत की। हेंसन को हसल एंड फ्लो 2005 में एक वेश्या की भूमिका निभाने और डेविड फिंचर की द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन 2008 में एक अकेली मां की भूमिका निभाने के लिए पहचान मिली। बाद में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 2016 में उन्होंने हिडन फिगर में गणितज्ञ कैथरीन जॉनसन का किरदार निभाया। उन्होंने बेबी बॉय 2001, द कराबे किड 2010, यक याक ए मैन 2012, ए क्रिमनी 2018, पॉप विन वांथ 2019। हेंसन का टेलीविजन में भी व्यापक करियर रहा है। 2011 से 2013 तक उन्होंने CBS ड्रामा सीरीज पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में जॉस कार्टर के रूप में सह-अभिनय किया। 2015 से 2020 तक उन्होंने फॉक्स ड्रामा सीरीज एम्पायर में कुकी लियोन के रूप में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टेलीविजन सीरीज ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता और 2015 और 2016 में प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए नामांकित हुईं। उनकी अन्य एमी नामांकित भूमिकाएं लाइफटाइम मूवी टेकन फ्रॉम मी, द टिफनी रूबिन स्टोरी 2011 और ABC सिटकॉम एबोट एलिमेंट्री 2023 में उनकी अतिथि भूमिका के लिए थीं। 2. हेंसन ने 2016 में अराउंड द वे गर्ल नामक न्यूयॉर्क टाइम्स की सर्वश्रेष्ठ बिक्री वाली आत्मकथा भी जारी की। 3. 2019 में उन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला। 4-5 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ताराजी पेंडा हेंसन 6-7 का जन्म 11 सितंबर 1970 को दक्षिण पूर्व वाशिंगटन, DC में
बर्निस नी गॉर्डन की बेटी वुडवर्ड एंड लोथरोप में एक कॉरपोरेट मैनेजर और बोरिस लॉरेंस हिंसन एक चौकीदार और धातु फैब्रिकेटर के रूप में हुआ था। 6, 7, 8, 9 वह अक्सर अपनी नानी पेट्सी बेलार्ड के प्रभाव की बात करती है, जो उनके साथ उस वर्ष अकादमी पुरस्कारों में गई थीं जब उन्हें नामांकित किया गया था। 10, 11, 12, 13 उनके पहले और मध्य नाम स्वाहिली मूल के हैं, ताराजी, आशा और पेंडा, प्यार। 14, 15 माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए विश्लेषण के अनुसार उनकी मातृवंशीय वंशावली का पता कैमरून के मासा लोगों से लगाया जा सकता है। 16 उन्होंने कहा है कि उत्तरी ध्रुव के खोजकर्ता मैथ्यू हिंसन उनके परदादा के भाई थे। 17 हिंसन ने 1988 में मैरीलैंड के ऑक्सन हिल में ऑक्सन हिल हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 6 उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल स्टेट यूनिवर्सिटी में भाग लिया, जहां उन्होंने ड्रामा का अध्ययन करने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय में स्थानांतरित होने से पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने का इरादा किया। 11, 13 कॉलेज के लिए भुगतान करने के लिए उन्होंने सुबह पेंटागन में एक सचिव के रूप में और शाम को डिनर क्रूज जहाज स्पिरिट ऑफ वाशिंगटन पर गायन नृत्य करने वाली वेट्रेस के रूप में काम किया। 18 आजीविका 2001 से 2014 प्रारंभिक करियर हिंसन को 1990 के दशक की शुरुआत में बैकग्राउंड परफॉर्मर के रूप में 3 भूमिकाएं करने के लिए अपना सैग सदस्यता कार्ड मिला। उनकी पहली प्रमुख भूमिका 2001 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म बेबी बॉय में थी, जहां उन्होंने गायिका टायरेस गिब्सन के साथ यवेटे का किरदार निभाया था। 19 2011 में हिंसन ने कई टेलीविजन शो में अतिथि भूमिका निभाई है, जिसमें द WB का स्मार्ट गाय, 2005 में फॉक्स सीरीज हाउस और 2006 में CBS का CSI क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन शामिल है। वह सिस्टर के एक एपिसोड में भी दिखाई दीं। 6 2005 में हिंसन स्वतंत्र फिल्म हसल एंड फ्लो में शक के रूप में थीं, जो टेरेंस हॉवर्ड द्वारा चित्रित पुरुष प्रधान डीजे की प्रेमिका थी। उन्होंने इस फिल्म से गायन की शुरुआत की, जिसे 2 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया और 1 जीता। 2008 में वह डेविड फिंचर की ड्रामा फिल्म द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन में ब्रैड पिट के साथ दिखाई दीं। 20 जहां उन्होंने बेंजामिन की मां क्वीनी की भूमिका निभाई। हिंसन ने टाइलर पेरी की 2 फिल्मों 2008 में द फैमिली दैट प्रीज और 2009 में आई कैन डू बेड ऑल बाय माई सेल्फ में अभिनय किया। 2010 में वह जेडन स्मिथ और जैकी चैन के साथ द कराटे किड के रीमेक में दिखाई दीं। हालांकि समीक्षाएं नीरस थीं, फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। 23 इसके अतिरिक्त हिंसन कई टेलीविजन शो में एक कलाकार रही है, जिसमें लाइफ टाइम का द डिवीजन और 1 सीजन के लिए ABC का बोस्टन लीगल शामिल है। उनके आवर्ती पात्रों में ABC के एली स्टोन पर एंजेला स्कॉट शामिल है। 2011 में उन्हें CBS क्राइम सस्पेंस सीरीज पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में कास्ट किया गया था। 24, 25, 20 नवंबर 2013 के एपिसोड द क्रॉसिंग में 2.5 साल तक सहाभिनय करने के बाद हिंसन के किरदार जॉस कार्टर को सीरीज की नई कहानी के हिस्से के रूप में मार दिया गया। 2011 में हिंसन ने लाइफटाइम मूवी नेटवर्क की फिल्म टेकन फ्रॉम मी द टिफनी रूबिन स्टोरी में टिफनी रूबिन के रूप में अभिनय किया। यह न्यूयॉर्क की एक महिला के जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित थी, जिसका बेटा कोबे उसके जैविक पिता द्वारा दक्षिण कोरिया में अपहरण कर लिया गया था। 27, 28 रूबिन के उनके चित्रण को सकारात्मक समीक्षा मिली। 29 और उन्हें कई पुरस्कार नामांकन मिले, जिसमें एक लघु श्रृंखला या फिल्म में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार भी शामिल है। 30 2012 में हिंसन बड़े कलाकारों की टुकड़ी वाली फिल्म थिंक लाइक ए मैन में थीं, जो स्टीव हार्वे की 2009 की किताब एक्ट लाइक ए लेडी थिंक लाइक ए मैन पर आधारित थी। उन्होंने जून 2014 में रिलीज हुई फिल्म के सीक्वल थिंक लाइक ए मैन
2015 वर्तमान साम्राज्य और उससे आगे। 2016 में हिंसन। 2015 में हिंसन को फॉक्स सीरीज एम्पायर में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जो हिप हॉप रिकॉर्डिंग उद्योग में सेट एक संगीत नाटक था। 32 जहां वह पूर्व हसल एंड फ्लो को स्टार टेरेंस हॉवर्ड के विपरीत कुकी लियोन की भूमिका निभाती है। फॉक्स ने मई 2014 में पायलट का आदेश दिया और श्रृंखला 7 जनवरी 2015 को सकारात्मक समीक्षा और व्यापक व्यावसायिक सफलता के साथ शुरू हुई। 33-34 भूमिका ने हेंसन को व्यापक मान्यता और आलोचनात्मक प्रशंसा दिलाई। 35-36-37 जुलाई 2015 में उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। जनवरी 2016 में उन्होंने एम्पायर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टेलीविजन सीरीज ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। गेल फिशर 1972 और रेजिना टेलर 1992 के बाद यह पुरस्कार जीतने वाली केवल तीसरी अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेत्री बनीं। 38-46वें NACP इमेज अवार्ड समेत उन्हें एम्पायर और नो गुड डीड में उनकी भूमिकाओं के लिए 2015 एंटरटेनर ऑफ द ईयर नामित किया गया। 39 2015 में हिंसन ने हॉवर्ड के साथ मिलकर फॉक्स, तराजी और टेरेंस की वाइन हॉट हॉलीडेज के लिए एक वैरायटी हॉलीडे स्पेशल का निर्माण और मेजबानी की। हॉवर्ड के बिना 2016 और 2017 में फिर से स्पेशल का निर्माण किया गया। 40 2016 में हिंसन ने जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म हिडन फिगर्स में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता थी और इसे कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिसमें 3 ऑस्कर, सर्वश्रेष्ठ पिक्चर, सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा और ऑक्टेविया स्पेंसर के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और 2 गोल्डन ग्लोब्स, स्पेंसर के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर शामिल है। इसने मोशन पिक्चर में एक कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीता। जनवरी 2018 में उन्होंने सोनी स्क्रीन जेम्स की थ्रिलर ड्रामा फिल्म प्राउड मैरी में एक हिट महिला के रूप में अभिनय किया, जिसका जीवन तब बदल जाता है जब उसकी मुलाकात एक युवा लड़के से होती है जो उस मातृवृत्ति को जागृत करता है जिसके बारे में उसे कभी पता नहीं था। 41 मार्च में उन्होंने फिल्म टाइलर पेरी की एक्रिमनी में एक वफादार पत्नी के रूप में अभिनय किया, जो अपने पति के साथ खड़े होने से थक जाने के बाद खुद को धोखा देने पर क्रोधित हो जाती है। 42 नवंबर में उन्होंने डिज्नी की राल्फ ब्रेक्स द इंटरनेट में येस के किरदार को आवाज दी। 43 जो स्टूडियो के रेकेट राल्फ का सीक्वल है। फरवरी 2019 में हिंसन ने व्हाट मेन वांट 2000 मेल गिब्सन की रोमांटिक कॉमेडी व्हाट वीमेन वांट पर आधारित। 45 अप्रैल 2019 में उन्होंने ऐतिहासिक नाटक द बेस्ट ऑफ एनिमीज में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता एन एटवाटर की भूमिका निभाई। जुलाई 2020 में यह बताया गया कि हेंसन के चरित्र कुकी लियोन पर केंद्रित एक स्पिन-ऑफ एम्पायर सीरीज विकास में थी, जिसमें हेंसन ने निर्माण और अभिनय किया, जो कि 20वीं शताब्दी के फॉक्स टेलीविजन के साथ हेंसन की 2 साल की पहलीनजर की डील का हिस्सा था। उनकी प्रोडक्शन कंपनी TPH एंटरटेनमेंट इस सौदे में कई प्लेटफार्मों पर नेटवर्क के लिए परियोजनाएं विकसित करना शामिल है। हेंसन ने कहा कि वह युवा, ताज़ा आवाज़ों को विकसित करते हुए कई संवेदनशील विषयों से निपटने की उम्मीद करती है। फॉक्स ने तब से स्पिन-ऑफ के साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है, वर्तमान में श्रृंखला को रोक दिया है। 47 दिसंबर 2020 में हेंसन ने फेसबुक वॉच पर टॉक शो पीस ऑफ माइंड विद तराजी की मेजबानी शुरू की। 48 यह फिल्म 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होगी। अन्य काम। हेंसन ने अपनी गायकी की शुरुआत फिल्म हसल एंड फ्लो से की, जहां उन्होंने 3-6 माफिया ट्रैक इट्स हार्ड आउट हियर फॉर ए पिम्प के लिए स्वर प्रदान किए। 18 इस गीत ने 2006 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए अकादमी पुरस्कार जीता, जिससे 3-6 माफिया को उस श्रेणी में जीतने वाला पहला अफ्रीकी अमेरिकी हिप हॉप एक्ट बनने का गौरव प्राप्त हुआ। 50
हेंसन और समूर ने 5 मार्च 2006 को लाइव ऑस्कर समारोह में गीत का प्रदर्शन किया। 51 उन्होंने 2006 के चैरिटी एल्बम अनएक्सपेक्टेड ड्रीम्स सॉन्ग्स फ्रॉम द स्टार्स में इन माई डॉटर्स आइज भी गाया। 52 हेंसन ने संगीत वीडियो और टेलीविज़न में कई बार काम किया है। 2005 में उन्होंने रैपर कॉमन के संगीत वीडियो टेस्टिफाई में जल्द ही दोषी ठहराए जाने वाले हत्यारे की पत्नी के रूप में अभिनय किया। 53 और थायरेस गिब्सन के संगीत वीडियो स्टे में उनकी प्रेमिका के रूप में दिखाई दी। 54 16 मार्च 2015 को वह लाइव विद केली एंड माइकल में अतिथि सहोस्ट थीं, जो केली रिपा की जगह ले रही थीं। 55 हेंसन ने अगस्त 2016 के अंत में मैक कॉस्मेटिक्स के साथ मिलकर ताराजी पी हेंसन मेकअप संग्रह बनाया। एमएसी ताराजी संग्रह अगले महीने शुरू हुआ। 56 नवंबर 2016 में उन्होंने फिर से मैक के साथ उनके वीवा ग्लैम अभियान के प्रवक्ता के रूप में सहयोग किया, साथ ही जूसी स्मोलेट के साथ मिलकर मैक HIV एड्स फंड को लाभ पहुंचाया। उनका संग्रह फरवरी 2017 में शुरू हुआ। 57 हेंसन कुछ स्टेज भूमिकाओं में नजर आ चुकी है, जिसमें ऑगस्ट विल्सन की जो टर्नर की कम एंड गॉन और पासाडेना प्लेहाउस की एबव द फोल्ड का निर्माण शामिल है। 58 59 उन्होंने बोरिस लॉरेंस हेंसन फाउंडेशन भी शुरू की। 60 अपने पिता के नाम पर यह सांस्कृतिक मानसिक बीमारी से निपटता है। 1 अप्रैल 2022 को हेंसन को राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा ऐतिहासिक रूप से काले कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर राष्ट्रपति के सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया था। 61 62 व्यक्तिगत जीवन 1994 में हेंसन ने अपने बेटे मार्सेल को जन्म दिया। 63 64 65 उनके पिता हेंसन के हाई स्कूल प्रेमी विलियम लामार जॉनसन की 2003 में हत्या कर दी गई थी। 66 67 2014 में हेंसन ने कहा कि उनके बेटे को पुलिस द्वारा नस्लीय रूप से प्रोफाइल किया गया था और कैलिफोर्निया के ग्लेंडेल में एक ट्रैफिक स्टॉप के दौरान उनकी कार की अवैध रूप से तलाशी ली गई थी। लॉस एंजल्स टाइम्स द्वारा प्राप्त एक वीडियो में दिखाया गया है कि मार्सेल ने एक पैदल यात्री के क्रॉसिंग के दौरान एक रोशन क्रॉसवॉक के माध्यम से गाड़ी चलाई थी, अपने वाहन की तलाशी लेने के लिए मौखिक सहमति दी थी और ड्राइविंग से 2 घंटे पहले मारिजुआना धूम्रपान करना स्वीकार किया था। कार के अंदर हशीश तेल और मारिजुआना पाया गया। 65 वीडियो को सार्वजनिक किए जाने के 40 मिनट बाद 65 हेंसन ने एक इंस्टाग्राम संदेश में कहा, मैं पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा की समर्थक। हेंसन जनवरी 2011 में आइड रादर बी नेकेड दैन वियर फर अभियान के लिए एक विज्ञापन में नग्न दिखाई दीं। 70 71 वह 2013 के अभियान बी एन एंजल फॉर एनिमल्स के लिए फिर से पेटा में शामिल हुईं, जहां हेंसन ने अपने परिवार के कुत्ते अंकल विली के साथ पोज दिया। विज्ञापन में कहा गया था, जंजीरों में बंधे कुत्ते दिन रात तकलीफ में रहते हैं। वे ठंडे, भूखे, प्यासे, कमजोर और अकेले होते हैं। उन्हें अंदर रखें, जहां यह सुरक्षित और गर्म हो। 72 हेंसन ने 2012 में एल्योर पत्रिका के मई अंक के लिए नग्न तस्वीरें खिंचवाईं। 73 फरवरी 2015 में हेंसन को LGBT समुदाय का समर्थन करने वाले NOH8 अभियान के विज्ञापन में दिखाया गया था। 74 2017 के अंत में उन्होंने शाकाहारी आहार अपना लिया। 75 13 मई 2018 को हेंसन की पूर्व NFL खिलाड़ी केल्विन हेडन से सगाई हुई थी। 76 उन्होंने 19 अक्टूबर 2020 को द ब्रेकफास्ट क्लब के एक एपिसोड के दौरान अपनी सगाई के अंत का खुलासा किया। 77 हेंसन एक ईसाई है और अभिनय को एक आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं। 78 79 पुरस्कार एवं नामांकन मुख्य लेख ताराजी पी हेंसन द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। हेंसन को फिल्म और टेलीविज़न में उनके काम के लिए कई प्रशंसाएं मिली है। 2015 में
हिंसन ने ड्रामा सीरीज एम्पायर के लिए में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड जीता और ऐसा करने वाली वह पुरस्कारों के इतिहास में पहली अश्वेत अभिनेत्री बन गईं। 80 उन्होंने श्रृंखला के लिए इसी श्रेणी में गोल्डन ग्लोब भी जीता। इसके अतिरिक्त हिंसन को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार, द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन के लिए कई स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स, हिडन फिगर्स के लिए 2017 में आउटस्टैंडिंग मोशन पिक्चर कास्ट जीतना और 3 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स, टेकन फ्रॉम मी, द टिफनी रूबिन स्टोरी और एम्पायर के लिए नामांकन प्राप्त हुए हैं। दोस्तों बात की जाए तो इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में, तो इसमें हमें जैकी चैन भी देखने को मिलने वाला है और रिलीज़ ये हमें होते हुए देखने को मिलने वाली है 30 मई 2025 को। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट में से बनाया गया है। मेन बेस जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, बाकी मल्टीपल लैंग्वेजों में से डब कर रिलीज़ किया गया है। तो यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।